हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे साथ। मेरा नाम है खीम सिंह मेहरा। आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल बिजनेस इन इंडिया। आज हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करेंगे, क्या है, कैसे है, क्या काम करना है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्या इस इंडस्ट्री को हम एज ए करियर स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इस इंडस्ट्री में हमारा एक भविष्य हो सकता है। हम इसके बारे में बात करेंगे आज, राइट। आप इस वीडियो के अंत तक बनिए। मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर 4 मेन पॉइंट्स पे बात करूंगा। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आप भी इसको करियर बना सकते हैं, और आप डिसाइड करने के सिचुएशन में होंगे कि आपको करना है कि नहीं करना है। यस, सो बी देयर टिल द एंड ऑफ द वीडियो। यस, मैं बात करूं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है इंडिया में। तो हम ये कहें कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है जो कि इंडिया में चल रही है। 96-98 से आ चुकी है। धीरे धीरे चलते आज इस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पे लोग इसको करियर के रूप में या फिर स्टूडेंट इसको जो है अपना भविष्य के रूप में चूज कर रही है। इसके लिए हम बेसिकली 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं? एक तो किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए उसको 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो 4 फेजेस कौन कौन से हैं? पहला है नेगेटिव फेज, जिसको हम इंडक्शन फेज भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा ग्रोथ फेज, जहां कंपनी ग्रो करती है, इंडस्ट्री ग्रो करती है और चीजें अप एंड डाउन आते रहते हैं। थर्ड है हमारा पॉजिटिव फेज, जहां पे कंपनी की ग्रोथ होती है और पॉजिटिव रिजल्ट देना चालू करता है और उसके जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंप्रूव हो जाते हैं। फोर्थ फेज है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिशन फेज। कॉम्पिटिशन फेज में इसी सेम किस्म की कंपनी जो है, बहुत सारी कंपनी आती हैं और आपस में जो है कॉम्पिटिशन करती हैं और कंज्यूमर को लास्ट एंड कंज्यूमर को एंड कस्टमर को जो है बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और आपस में इनोवेटिव फेज भी हम लोग कॉम्पिटिशन फेज को बोलते हैं, जहां पर प्रोडक्ट इनोवेट हो जाता है, सर्विसेज इनोवेट हो जाती हैं और काफी सारा बेनिफिट कंज्यूमर को जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा सी द पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सी द पास्ट प्रेडिक्ट द फ्यूचर का मतलब क्या है कि किसी भी इंडस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में भविष्य के बारे में बताना चाहते हैं, उसके बारे में बोलना चाहते हैं कि कैसी ग्रोथ होगी, तो उसका पास्ट देखिए। किसी इंसान के बारे में पास्ट देखिए, आप उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, आप उसका फ्यूचर बता सकते हैं। जैसे पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल की उसको ग्रोथ देखिए, क्या कंपनी ने किया था, कैसे कैसे वो काम कर रही थी, क्या क्या उसकी ग्रोथ रही थी। इसका मतलब अगले 5 साल में आप उसके बारे में बता सकते हैं। और क्या क्या लोगों ने कहा, मार्केट की रिपोर्ट क्या है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट क्या है, फिक्की एंड KPMG की रिपोर्ट क्या है, और जो वर्ल्ड फेडरेशन है उसकी रिपोर्ट क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये आप देखेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इंडिया में इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रेंड एंड कल्चर। ट्रेंड एंड कल्चर का मतलब हुआ मेरा कि पिछले लास्ट 10 दशक में क्या क्या ट्रेंड आए हमारे यहाँ इंडिया में, कौन कौन से ट्रेंड से हमने काम किया, क्या मार्केट पहले जैसी थी आज भी वैसी है, इन 10 सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या हर दशक में कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नई चीज डेवलप हो रही, नई चीज आ रही है, इनोवेशन हो रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग देखें। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर क्या डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का है। यस, फोर्थ पॉइंट हम लोग है नीड एंड सप्लाई। नीड एंड सप्लाई का मतलब है किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, क्या आप उसको पूरा कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री। क्या ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री का फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है। जैसे मैं बात कहूं आज सोशल मीडिया की बात, सोशल मीडिया में देखा कि लोग आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। वो एक बड़ी प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर दी उसने। रितेश अग्रवाल जी की देखें हम लोग, जिसने ओयो स्टार्ट किया था, तो उन्हें देखा कि हमको होटल ढूंढने में, सर्च करने में और पता नहीं लग पा रहा कि कहाँ से कौन सा होटल है और किस तरीके की उसकी व्यवस्था है, किस तरीके की उनकी फैसिलिटीज हैं अंदर। तो इस तरीके से उन्होंने एक ऐप डाउनलोड किया, ऐप लॉन्च किया। उसमें आप ऐप में जाते हैं, उसकी पिक्चर्स देख पाते हैं और उसका लोकेशन ढूंढ पाते हैं और आप बुक कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है इंडस्ट्री। यस, इन मेनली 4 पॉइंट्स में हम लोग बात करेंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि ये फ्यूचर में कैसे करेगी ये इंडस्ट्री और आपके लिए क्या इसको ज्वाइन करना, इसको स्टार्ट करना ठीक रहेगा। सो बी देयर टिल द एंड ऑफ द वीडियो। यस, अब हम लोग पहले पॉइंट्स पाते हैं जहां मैं बात कर रहा हूँ 4 फेजेस ऑफ द इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री 4 फेजेस से चलती है। पहला फेज जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इंडक्शन फेज या नेगेटिव फेज। वहां पे कंपनी स्टार्ट होती है, वहां पे इंडस्ट्री स्टार्ट होती है। जैसे ये इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, 96-98 में इंडिया में आ चुकी है और ये है अमेरिका में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है। ओके, सो अभी इंडिया में 96-98 से आई है। उस वक्त ये नेगेटिव फेज में थी, इंडक्शन फेज में थी।
नई इंडस्ट्री कोई आती है तो उस पर बिलीव नहीं करते लोग। जैसे इंश्योरेंस की बात करो तो लोगों ने शुरू में इंश्योरेंस पे भी विश्वास नहीं किया था। लोगों को लगता ही नहीं था कि ये 2-4 हज़ार का प्रीमियम देके कभी कोई बड़ा सेटलमेंट कर सकती है, कोई डेथ बेनिफिट दे सकती है। जब धीरे धीरे वो डेथ बेनिफिट मिलने चालू हुए, सेटलमेंट चालू हुआ, तो तब लोगों को विश्वास आया। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फेज। ऐसे ही कंप्यूटर के साथ भी हुआ था। कंप्यूटर जब 93-94 के आसपास धीरे धीरे कंप्यूटर मार्केट में आया, तो उस वक्त लोग नहीं चाहते थे कि कंप्यूटर मार्केट में आया। लोगों ने बहुत एजिटेशन किया। लोग कहते थे कि ये जो है लोगों की जॉब खा जाएगा, या फिर ये जॉब किल कर देगा, या बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, इस तरीके से। बट आज के डेट में मैं कहूँ, कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को कंप्यूटर नहीं सिखाना चाहते हैं? सो दैट इज कॉल्ड, उस वक्त वो कंप्यूटर का नेगेटिव फेज था, आज उसका कॉम्पिटिटिव फेज है। आज कॉम्पिटिशन हो रहा है उस मार्केट में। सेम इसी तरीके से बैंकिंग के भी साथ यही रहा। तो मैं बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की या डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की, उस वक्त इसका नेगेटिव फेज था। नेगेटिव फेज से धीरे धीरे उभर के आई। नेगेटिव फेज में क्या होता है? प्रोडक्ट नया होता है, बिलीव नहीं होता है, सर्विसेज उतनी ज़्यादा नहीं होती, कंपनी के ऑफिसेज नहीं होते हैं, लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये इंडस्ट्री क्या कर रही है और कैसे आई है और क्या क्या इसके बेनिफिट है। उसके बाद आती है ग्रोथ फेज। धीरे धीरे कंपनी जब इंडस्ट्री जब एस्टेब्लिश करती है तो उसके प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट आता है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ते हैं और उसका कल्चर पता चलता है लोगों को, और उस इंडस्ट्री का काम करने का तरीका पता चलता है। तो इस तरीके से ग्रोथ फेज होती है। और वहाँ पर कुछ कंपनीज और आती हैं साथ साथ में। एक कंपनी को देख के दूसरी कंपनी आती है, तीसरी कंपनी आती है, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ होने लगती है। ठीक है। थर्ड फेज है हमारा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव फेज। जब बहुत सारी कंपनीज आती हैं और उस लोगों को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है, लोग रिजल्ट्स देखने चालू करते हैं, प्लस कंपनी भी अपने आप को एक्सपेंड करना चालू करती है। उस वक्त आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंप्रूवमेंट होना चालू होता है। आप जो है कंज्यूमर के बारे में सोचने लगते हैं। उस वक्त ग्रोथ फेज में, पॉजिटिव फेज में जो है कंपनी जो है अपने ब्रेक इवन से ऊपर जाने लगती है और अपने लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। वो इंडस्ट्री ऐसी होती है, उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे जाइंट्स, बिजनेस जाइंट आते हैं और साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव फेज, कॉम्पिटिशन का फेज। जब एक ही इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज आपस में ही कॉम्पिटिशन करने लगती हैं। अब यहाँ पर होड़ होने लगती है। होड़ इन द सेंस, एक कंपनी आई डायरेक्ट सेल की, दूसरी कंपनी आई, तीसरी कंपनी आई, चौथी कंपनी आई, इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज आती हैं और आपस में ही फाइट करने लगती है कि ये कस्टमर मेरा है, ये कस्टमर मेरा है, ये ग्राहक मेरा है। मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे आज बैंक में होता है, आपको ICICI, एक्सिस, HDFC, सारे बैंक जो हैं कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ आपका अकाउंट हो, इस तरीके से, और मैक्सिमम बेनिफिट जो है कंज्यूमर को जाता है, कस्टमर को जाता है। ऐसे ही इसी फेज में आज के डेट में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री पहुंच चुकी है। 96-98 से स्टार्ट हुई, तो आज ऑलमोस्ट कम से कम ये कंपनी 22-24 साल से बड़ी हो गई, मतलब बच्चा बड़ा हो चुका है आज के डेट में। सो वहाँ पे जो है कॉम्पिटिशन चालू हो गया। कंपनी में बहुत सारी कंपनी अपने इनोवेटिव फेज में पहुँच गई हैं। प्रोडक्ट अच्छा लाती हैं, सर्विसेज अच्छी देती हैं, आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी होने लगती है, प्लस आपका मूवमेंट प्रोडक्ट और कंपनी के ऑफिसेज बढ़ने लगते हैं। बाकी सिटीज़ में, बाकी टायर 2, टायर 3 की सिटीज़ में ये बिजनेस पहुंच चुका है। सो ये कंपनी के किसी भी इंडस्ट्री के 4 फेजेस होते हैं। इस चारों फेजेस से कंपनी इंडस्ट्री गुजर चुकी है और आज के डेट में ग्रोथ फेज अपना कंप्लीट करने के बाद, पॉजिटिव फेज कंप्लीट करने के बाद, आज ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जो है अपने कंपटीशन वाले फेज में, जहाँ पर प्रोडक्ट में इनोवेशन हो रहा और आपस में कंपनीज फाइट कर रही। सेकेंड पॉइंट है हमारा, तो इस लिहाज से मैं देखूँ तो कंपनी जो है एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुकी है, इंडस्ट्री जो है अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुकी है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सी द पास्ट, प्रेडिक्ट द फ्यूचर। किसी भी इंडस्ट्री का आप पास्ट देखिए, आप फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसकी पास्ट की बात करूं, यस 96 से स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे जब ग्रोथ की। मैं पिछले लास्ट 3-4 साल के आंकड़े बताता हूं आपको। 2009-2010 में इंडस्ट्री का पूरा टर्नओवर था 3,300 करोड़ का, 3,300 करोड़ का कंपनी का, पूरे इंडस्ट्री का टर्नओवर था। ठीक है, अब आप देखिएगा, आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 2013-14 में जो है 7,200 करोड़ का टर्नओवर किया इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री ने, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इंडिया में टर्नओवर किया। उसके बाद 2018-19 में जो है इस इंडस्ट्री का टर्नओवर था 13,000 करोड़ का, 13,000 करोड़ का। धीरे धीरे ग्रोथ हो रही, इंडस्ट्री बढ़ रही है। अब फिक्की और KPMG का मानना है कि 2024-25 में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े भी मेरे नहीं है, ये आंकड़े फिक्की और KPMG के हैं। तो फिक्की और KPMG कहती है कि 2024-25 में जो है ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का टर्नओवर करेगी।
64,500 करोड़ का टर्नओवर बहुत बड़ा टर्नओवर होता है। सो ये फिक्की और केपीएमजी के आंकड़े हैं। प्लस इस बीच आप देखेंगे जो पूरे हालत हो गई है, सिचुएशन हो गई इंडस्ट्रीज की, बाकी इंडस्ट्रीज की, मैं उसमें कहूँ कि एविएशन देखिए, आप टूरिज्म देखिए, होटल एंड रेस्टोरेंट देखिए, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल इंडस्ट्री, होलसेल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्रीज की आज की डेट में बड़ी बुरी हालत है। जॉब एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो चुका है। अभी आप CMIE की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट ने आंकड़े जारी किए हैं जहां पर बोला गया है कि 12 करोड़ लोगों का जॉब गया, 12 करोड़ लोगों का जॉब गया। इसका मतलब जो फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट्स थी, उनके आंकड़े थे कि 2024-25 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर करेगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये उससे ऊपर जाएगा, ये फिगर, ये उससे ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग देख सकते हैं कि शायद डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकती है। प्रोडक्ट बनेगा, कंज्यूमर तक जाना है तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के थ्रू जा सकता है प्रोडक्ट, तो इसलिए जो है इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, राइट। थर्ड में देखेंगे आप, थर्ड की बात करूं मैं, ट्रेंड एंड कल्चर। क्या हमारा ट्रेंड और कल्चर इंडिया में एक ही जैसा रहा जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हमको मिली है? 1945-50 से आज तक वही ट्रेंड, वही कल्चर चलते आए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं आपको। आप देखिए 15 एंड 60s के आसपास, 1950-1960 के आसपास देखें तो जैसे इंडिपेंडेंस हमको मिली तो तेजी से प्रोडक्शन चालू हुआ। प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग, मैन्युफैक्चरिंग का जमाना था, सब लोग मैन्युफैक्चरिंग में घुसे, लाइक आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हुई। उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग का सीमेंट, सरिया उस वक्त बहुत तेजी से, क्योंकि डेवलप होना था, निर्माण होना था देश में, तो बहुत तेजी से जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उस वक्त ग्रो की। वो आते 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 70s के आसपास में सेटल होने लगी। उसके बाद जब लोगों को ये समझ में आ गया कि मतलब बहुत सारे लोग जब मैन्युफैक्चरिंग में घुस गए, उसके बाद लोगों को समझ में आने लग गया कि प्रोडक्शन तो हो रहा, बट एक्चुअल में जो प्रोडक्शन जहाँ पर हो रहा वो दूसरी जगह पर नहीं पहुँच पा रहा प्रॉपरली, उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग। तो लोगों ने फिर काफ़ी सारे जो लोग एडवांस सोचते हैं, जो विजनरी होते हैं, उन लोगों ने उस प्रोडक्ट को जहाँ पर बन रहा था वहाँ से दूसरी जगह पहुँचाया जहाँ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम थी, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। 70s के आसपास देखें तो ट्रेडिंग में बहुत बड़ा बूम आया था। बहुत सारे जाइंट्स, बिजनेस जाइंट्स जो है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में घुसे और उन लोगों ने प्रोडक्ट को मूव कराया और वहाँ से बीच का जो मार्जिन है वो अपने लिए रखा। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। शिफ्ट हुई, पूरा पैराडाइज शिफ्ट हुआ। तो ट्रेडिंग के बाद फिर देखेंगे आप 80s और 90s में रिटेल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो की। रिटेल का मतलब प्रोडक्ट तो पहुंच गया लोगों के पास, उसको फिर आप कंज्यूमर तक पहुंचाना है। फिर उस वक्त जो है बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारी दुकानें इन्वेंट हुई, मार्केट तेजी से ग्रो किया, बड़ी बड़ी मार्केट्स डेवलप हुई, तो उस वक्त ट्रेडिंग हो गई, प्रोडक्ट पहुंच गया, उसके बाद लोगों ने जो है उस प्रोडक्ट को जो है कंज्यूमर तक पहुंचाना चालू किया। दैट इज कॉल्ड रिटेल इंडस्ट्री। और बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारी ब्रांड्स उस वक्त इनोवेट हुए, ठीक है। फ्रेंचाइजी का मॉडल हम बात करें तो उस वक्त एक दौर ऐसा आया बीच में कि जब फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट हुई, लोगों ने एक नाम का यूज किया और अपनी अपनी शॉप्स ओपन की। मैं बात करूं मैकडोनल्ड की, मैं बात करूं बीकानेर की, मैं बात करूं पिज्जा हट बर्गर की, मैं बात करूं डोमिनोज की, मैं बात करूं नाइकी, रिबॉक, वुडलैंड, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, एरो, ली, रैंगलर, लेवाइस, ऐसे ब्रांड्स ने अपनी अपनी फ्रेंचाइजी दी लोगों को, लोगों ने उनका नाम यूज किया और अपनी शॉप्स ओपन की। दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी मॉडल। उस वक्त बहुत तेजी से ये मॉडल डेवलप हुआ और मार्केट में फैला, जहां लोगों ने उनका ब्रांड का नाम यूज किया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उनके नॉर्म्स एंड टर्म एंड कंडीशन पे काम करना होता है, आप व्यापार करते हैं। फ्रेंचाइजी के बाद फिर आया ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट का आपको सबको पता है, जहां अमेजोन आया, फ्लिपकार्ट आया, ओयो, मिंत्रा, उबर, सारी इंडस्ट्री ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई। अब लोगों का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। फिजिकल मार्केटिंग के बजाय, फिजिकल प्रोडक्ट के बजाय लोग इंटरनेट पे आए। कौन सा ऐसा शख्स है जो इंटरनेट से प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है? सो शिफ्ट हुई पूरी मार्केट, राइट। धीरे 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 जो ये ऑनलाइन का है, ये भी एक चरम तक पहुंच गया, ये भी आज पीक पे है। इसका मतलब
ट्रेंड तो चेंज होगा, नेक्स्ट ट्रेंड क्या आएगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट ट्रेंड। यस, जो फ्यूचरिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो विजनरी हैं, उनका मानना है कि इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेंड आएगा, जो नेक्स्ट पैराडाइज शिफ्ट होगा, वो होगा नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का। 21वीं सदी का व्यापार भी इसको बोला जाता है। आप गूगल पर सर्च कीजिए, देखेंगे 21st सेंचुरी बिजनेस भी इसको कहते हैं, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स, वन ऑफ द एस्पेक्ट जिससे हम लोग ये कह सकते हैं यस, अगला ट्रेंड जो है डायरेक्ट सेल का आएगा और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का जो फ्यूचर कैसा रहेगा, ये अप्रिशिएट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें हम लोग, फोर्थ पॉइंट है नीड एंड सप्लाई। नीड एंड सप्लाई या प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री। क्या जो आज की डेट में डिमांड है उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही है इंडस्ट्री? कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं? डेली नीड के प्रोडक्ट, गारमेंट, एसेसरीज और आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, आपके आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स। सो ये सारे प्रोडक्ट में ये इंडस्ट्री डील करती है। यस, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इन सभी प्रोडक्ट्स को डील करती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गारमेंट्स हैं, आपके फूड एंड एसेसरीज हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं। सो इस प्रोडक्ट की डिमांड है तो उस प्रोडक्ट में ये कम इंडस्ट्री डील करती है। प्लस क्या ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग है? आज के डेट में ज्वलंत प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी इंडिया की, हमारे इस मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। वी आर द सेकेंड लीडिंग कंट्री इन पॉपुलेशन। हमारा क्षेत्रफल वाइज हम बहुत छोटे हैं, 7वां नंबर आता है, बट पॉपुलेशन वाइज हम वर्ल्ड में सेकेंड कंट्री हैं। मे बी अगले कुछ दशक में ये चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। तो वहां पे बड़ा समस्या क्या है, बड़ा क्वेश्चन क्या है? वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म जो इंडस्ट्री करेगी वो राज करेगी आगे आने वाले टाइम में। यस, डायरेक्ट सेल इज दी वन ऑफ द इंडस्ट्री जहां वो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिस इज नॉट मी लाइक जो इसको बोल रहा है, वो कह रहे हैं। आप गूगल पर जाके सर्च कीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न। स्किल इंडिया के प्रोग्राम में उन्होंने बोला था, एंड डायरेक्ट सेल इज एट रेस्क्यू। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दें तो ये हमारा इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है। यस, नंबर 1। नंबर 2, अमिताभ कांत दास, मिस्टर अमिताभ कांत दास, CEO ऑफ नीति आयोग। वो कहते हैं, उनका आप गूगल में, यूट्यूब में सर्च कीजिए, राज्यसभा टीवी पे आ रहा है, वहाँ पे अमिताभ कांत दास जी का कहना है कि यस, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारी बड़ी समस्या को खत्म कर सकता है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकता है। वो कहते हैं कि यदि हम लोग को, ये लॉकडाउन वाले पीरियड से पहले की बात है, वो कहते हैं कि यदि इंडिया को अपनी डबल डिजिट ग्रोथ करनी है या 8, 9, 10% पर GDP हमारे को लेके आना है, तो वहाँ पे 2 ऐसे सेक्टर होते हैं जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म भी करेंगे प्लस GDP ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे। वो सेक्टर हैं, एक तो है आपका मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दो और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को बढ़ावा दो। तो इस तरीके से डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल वो डिसाइड करते हैं। कहते हैं कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जो हम लोग को GDP डबल डिजिट पे लेने के लिए या GDP डबल डिजिट में पहुंचाने के लिए हेल्प करेगी, राइट। थर्ड है हमारे मिस्टर अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर आप जानते हैं आज की डेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं, और उनका क्या मानना है, उनको भी आप जाके यूट्यूब पर सर्च कीजिए। उनका मानना है कि यस, फिर से वही बात, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ऐसी है जो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या को खत्म करेगा, और ये ऐसी इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट देगा लोगों को, प्लस सर्विसेज देगा। और उसके बाद आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कर रहे थे मोदी जी, आत्मनिर्भर मतलब आप जॉब मांगने वाला मत बनिए, जॉब देने वाला बनिए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप अपने लिए काम स्टार्ट करते हैं, अपने लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं और साथ साथ में आप अर्न भी करते हैं, और दूसरे सेम इसी तरीके से ये अपॉर्चुनिटी आप किसी और को भी दे सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। सो ओवरऑल मैं ये कहूँगा, और बात करें हम लोग ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, अब हम थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो पूरे संसार का, पूरे हमारे ग्लोब का डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री आज बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। इसमें लीडिंग जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज हैं चाइना, अमेरिका। चाइना और अमेरिका नंबर 1 पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं। जो टोटल
इंडस्ट्री का ग्रोथ है, टोटल इंडस्ट्री का बिजनेस है, उसमें 18% चाइना, 18% अमेरिका लेके जाता है। सो दे आर ऑलरेडी इनटू इट। थर्ड नंबर के लिए जो चल रही है वो फाइट चल रही है कोरिया पे। कोरिया 10% बिजनेस देता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। देन जर्मनी, देन जापान, देन ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया एंड ताइवान। ये कंट्रीज की सीरीज हैं जो टॉप 10 पे है। इंडिया का नंबर कहां पर आता है? वहां पे इंडिया अभी भी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस होता है उसका 0.6% कंट्रीब्यूट करती है। ताइवान की बात करूं 2% कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस आता है। मलेशिया की बात करें तो 3% कंट्रीब्यूट करता है। फ्रांस की बात करें तो 3% कंट्रीब्यूट करता है। मैक्सिको की बात करें तो 3% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया 0.6% कंट्रीब्यूट करता है। जबकि पॉपुलेशन वाइज, डेमोग्राफी, जियोग्राफी हमारी बड़ी है। हमारे यहाँ यूथ सबसे ज्यादा है। 35 साल से कम एज की हमारे यहाँ यूथ जो है 65% है। ओह माय गॉड। सो ये हमारी पावर है। इस पावर को यदि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री यूटिलाइज करती है, इस पावर को यदि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, तो यस डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ भारत में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेल बिजनेस का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा भविष्य है। यस इन चारों पॉइंट के बिहार पे, इन चारों पॉइंट के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ आप लोग अपने लिए इस इंडस्ट्री को चूज कर सकते हैं एज ए करियर, एज ए फ्यूचर। सो यस डेफिनेटली ए ब्राइट फ्यूचर इज देयर। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। और आप मुझे कमेंट कीजिए यदि आपको किसी दूसरे और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ढेरों सारे इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा और बीच में आप लोगों से सलाह लेते रहेंगे कि किस हम टॉपिक पे अगला वीडियो दे सकते हैं। सो थैंक यू।